बिहारी की अगली व्याख्या देखिए। हों रीझी लखी रीझी और छवि छवि ले लाल, सोन जुई सी होती दूध मिलत मालती माल। सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। रीझी हों माने रीझ जाना, यानी उस पर अनुरक्त होना, उस पर आसक्त हो जाना। दूती मिलत, दूती माने होता है कांति, मिलत माने मिलना, अर्थात उनकी आभा में मिल जाना। यहाँ नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो एक सखी अपनी दूसरी सखी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए नायक से क्या कह रही है? हों रीझी, कि हों रीझी मतलब मैं तो उनके रूप सौंदर्य को देखकर रीझ चुकी हूँ। लखी रीझियो तुम छवि छबीले लाल, हे सुंदर छबीले लाल, तुम भी उनके रूप सौंदर्य को देखकर उनके ऊपर अनुरक्त हो जाओगे, उन पर रीझ जाओगे, तुम्हें भी उन्हें देखकर उनसे प्रेम हो जाएगा, क्योंकि उनकी छवि इतनी ही सुंदर है। सोन जूई सी होती दूध मिलत मालती माल, क्योंकि वे इतनी सुंदर है कि मालती के पुष्पों, ठीक है, मालती माल माने मालती के पुष्पों की माला, मालती यानी पुष्प और माल मन माला, कि मालती के पुष्पों की माला भी उसके शरीर का स्पर्श पाते ही कैसी हो गई? सोन जूई सी होती, वह सोन जूई के समान हो गई है। कहने का मतलब यह है कि मालती के जो पुष्प होते हैं वो श्वेत रंग के होते हैं और सोन जूई के जो पुष्प होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। तो नायिका का जो शरीर है वह पीत वर्णीय है, यानी कि पीले कलर का है, और जो मालती की माला है पुष्प सफ़ेद कलर का है। तो वह उनसे मिल करके ऐसा लगता है कि मानो वह पीले रंग की हो गई हो। इसलिए उन्होंने कहा है कि मालती के श्वेत पुष्पों की माला सोन जूई के पीले पुष्पों के साथ मिलकर उनकी जैसी ही हो गई है। ठीक है, अगली देखो। बहके सब जिए की कहत, ठोर कुठोर लखई ने छिन और से ए छवि छाके नैन। ये भी बिहारी रत्नाकर से ही अवतरित है। इसमें एक सखी अपनी नायिका से क्या कह रही है देखो, कि उनके प्रति जो अनुराग हो गया है वह छिपाने से भी नहीं छिपता है, और उनकी जो प्रेम उन्मत्तता की स्थिति है वह हमेशा ही बनी रहती है। इसलिए वह पूर्व अनुरागनी नायिका सखी से क्या कह रही है देखो, ये मेरे नेत्र बहके सब जिए की कहत है। बहके मन होता है बहकना, यानी कि भ्रमित होना। ठीक है, ठोर कुठोर का मतलब होता है ठोर मानी उचित जगह, कुठोर मानी वो अनुचित जगह। छवि छाके मानी छवि रूपी मदिरा से युक्त। ये मेरे नेत्र उस नायक की रूप माधुरी का पान करके, किसकी? नायक की रूप माधुरी का पान करके पूर्णतः बहक चुके हैं, और ठोर कुठोर लखे ने, और उचित और अनुचित का भी इन्होंने जो विचार है वह त्याग दिया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उनके रूप सौंदर्य में मेरे नेत्र इतने अनुरक्त हो गए हैं कि उन्हें उचित अनुचित का भी पता नहीं रहता है। छिन और ए छवि छाके नैन। छिन का मतलब पल पल उसी और देखने लगते हैं, और एक क्षण में इनकी स्थिति अन्य प्रकार की हो जाती है और दूसरे क्षण में ही इनकी स्थिति विपरीत तरह की हो जाती है। ए छवि छाके नैन, क्योंकि ये मेरे जो प्रेमी हैं उनके सौंदर्य में इतने अनुरक्त हो गए हैं। अगली व्याख्या देखिए। अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, ना के वास वेसर रहो बसी मुख तनु के संग। इनमें जो ये पंक्ति हैं इनमें भक्ति भाव की है, इसके दो अर्थ है, और इनमें भक्ति भाव की अभिव्यंजना हुई है। और बिहारी ने जो बाहरी ढोंग है, आडंबर है, उन पर भी उनका उपालंब पूर्ण शैली में विरोध किया है। आजो तरोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग,
कभी बिहारी तरोना का अर्थ यहाँ होता है एक कान में पहने जाने वाला आभूषण, दो अर्थ है ना इसके। और दूसरा अर्थ होता है सांसारिक जीव। और नाक बास का मतलब होता है, नाक का एक अर्थ होता है तो अपनी जो नासिका है, नाक है, वो दूसरा अर्थ इसका होता है स्वर्ग, ठीक है। और वेशरी, एक इसमें शब्द है ना वेशरी, इसका जो अर्थ है वह कान का एक आभूषण। वेशरी होता है जो कान में पहने जाने, नोजपिन जिसको कहते हैं, एक आभूषण। मुक्तनु, एक शब्द है इसमें मुक्तनु। मुक्तनु एक अर्थ तो मुक्तनु मतलब हमारे शरीर की मुक्ति यानी कि मोक्ष के अर्थ में है, और जो दूसरा है वह मोतियों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अब इसका अर्थ देखिए, आजो तरौना ही रहो श्रुति सेवत के रंग। कवि कान के आभूषण को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे कर्ण आभूषण, हे कान में पहने जाने वाले आभूषण, तू हमेशा श्रुति सेवत एक रंग हो, कि हमेशा श्री कृष्ण के कानों की सेवा करता रहा, अर्थात हमेशा उन्होंने तुम्हें अपने कानों में धारण किया। तो भी तू नाक बासर बेसर लियो मुक्त संग, तो भी तू एक निकृष्ट प्राणी ही बना रहा, अर्थात तुम उन कानों में ही पड़े रहे हो, और अर्थात तूने भगवान के कानों की सेवा की है, तो भी तुम्हारा जो उद्धार है, तुम्हें जो मुक्ति है वह प्राप्त नहीं हुई है। जबकि मोतियों के साथ रहने वाली, क्या है मोतियों के साथ रहने वाली, नाक बास बेसरी लयो, कि नाक बेसरी, बेसरी करते हुए नाक का आभूषण, कि मोतियों के साथ पहने जाने वाली नाक का जो आभूषण है, नाक की जो नोजपुन है, वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेती है। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे जो कान है उसकी अपेक्षा हमारी जो नाक है, उसको कहते हैं ना, ये तो मेरी नाक का सवाल है, यानी कि मेरी इज्जत है, अर्थात तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम उनके कानों में ही पड़े रहे, जबकि जो बेशर है इसने उनके नाक रूपी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया। इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार से लिया जा सकता है कि अजो तरौना ही रहो श्रुति सेवत एक संग, कि तुमने हमेशा ही वेदों का अध्ययन किया। श्रुति वेदों को भी कहा जाता है, कि तुमने हमेशा वेदों का अध्ययन किया, वेदों का पाठ किया, फिर भी तुम तरौना ही बने रहे, अर्थात निकृष्ट व्यक्ति ही बने रहे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। और तुमने इतना अध्ययन किया, उस अध्ययन का तुम्हें कोई लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ। अरे आडंबरी व्यक्ति, जिन लोगों ने नाक के बास बेसर लिया मुक्तनु के संग, मुक्तनु का मतलब होता है जो संत होते हैं, ठीक है, जिन्होंने संतों की संगति की, सज्जनों की संगति की, उन्हें नाक के बास, नाक यानी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ये कहने का मतलब ये है कि जैसे कहा जाता है ना, सत्संगति किम न करोती, अर्थात सत्संगति क्या नहीं करती। इसलिए हमें इस पंक्ति के माध्यम से बिहारी जी ये कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। अगली व्याख्या देखिए, वेदक अनियारे नैन वेदत करी न निषेध, बरबट वेदत मोहियो तो नासुको वेद। अनियारे मन होता है नुकीला, तो नुकीला जो होता है ना, जिसकी नोक आगे से तिरछी होती है, नुकीला। वेदक एक शब्द है इसमें, वेदक, वेदक का अर्थ होता है वेदने वाला। निषेध माने किसी चीज़ का निषेध करना, मना करना। वरवट मानी बलपूर्वक, बरवट होता है बलपूर्वक। वेदु मानी वेदना या छिद्र करना आदि, ठीक है। नायिका के सर्वांग सौंदर्य पर अनुरक्त नायक क्या कह रहा है, देखो, कि तुम्हारे जो ये अनियारे नयन, तुम्हारे जो नुकीले नेत्र है, अनियारे नुकीले नेत्र बड़े ही भेदने वाले हैं, बड़े ही वेदक है, अर्थात तुम्हारे जो नेत्र है ये बहुत ही सुंदर है, और मेरा जो हृदय है इनके ऊपर अनुरक्त हो गया है, अर्थात तुम्हारे नेत्र के ऊपर मेरे हृदय में अनुरक्ति पैदा हो गई है। वेदत करी न निषेध, यद्यपि वे अपने कर्तव्य के विरुद्ध कभी भी नहीं जाते हैं, अर्थात जो करने योग्य है वो ही वो करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यद्यपि तुम कोई अनुचित चेष्टा नहीं करती हो, फिर भी मैं
तुम्हारे ऊपर आसक्त हो गया हूँ। बरबट वेदत मोहियो तो नासाको वेद, कि मेरा जो हृदय है यह तुम्हारी नासा, नासा मतलब नाक, तुम्हारी नाक का जो छेद है, नाक का जो छिद्र है, उन्होंने बरबस ही मुझे भेद दिया है, अर्थात तुम्हारे नाक के छिद्र पर भी मैं अनुरक्त हो गया हूँ। कहने का मतलब ये है कि नाक का छिद्र मतलब नाक में जो नोज पिन पहनी जाती है, तो नाक में जो छिद्र होता है उस छिद्र की बात यहाँ नायक कर रहे हैं कि वह छिद्र भी मुझे तुम्हारा अच्छा लगता है, मेरे दिल को उससे भी शीतलता प्रदान होती है। नासिका का छिद्र स्वयं भेदा हुआ है, उसका काम भेदना नहीं है, फिर भी वह मेरे हृदय को क्या है, भेदता है। कहने मतलब वह तो छिद्र पहले से ही किया हुआ है, लेकिन वह किया हुआ छिद्र ही मुझे तुम्हारे प्रति आकर्षित करता है। इस प्रकार नायिका के सारे अंगों की शोभा नायक को यहाँ हृदयहारी प्रतीत होती है, उनके हृदय को वो अच्छी लगती है, और जो नासिका का छिद्र है वह तो उन्हें बरबसी अपनी ओर आसक्त कर लेता है। अगली जो व्याख्या है वह बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार आई भी है ये एग्जाम में। तो देखो, कहते नटत रीजत खिलत, मिलत खिलत लजियात, भरे बोन में करत है नैनन मुँह से बात। इन पंक्तियों में नायक और नायिका अपने परिवारजनों के बीच नेत्री नेत्रों में जो वार्तालाप कर रहे हैं उसकी अभिव्यंजना हुई है। तो यह श्रृंगार रस के अनुभवों की, इन्हें क्या कह सकते हैं हम, श्रृंगार रस के जो अनुभव होते हैं वो अनुभव यहाँ अभिव्यक्त हुए हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है देखो, कहत नटत रीजत खिलत, कि नायक नायिका भरे भवन के अंदर यानी कि सभी व्यक्तियों के सामने नेत्रों से बात करते हुए कह रहे हैं। नायक क्या कहता है देखो, नायक नेत्रों के संकेत से नायिका से प्रेम का अनुहार करता है, अर्थात प्रेम के लिए उनसे प्रार्थना करता है। कहत नहीं, प्रेम के लिए कहता है, नटत लेकिन नायिका उनसे मना कर देती है। नटत का मतलब मना करना, लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी, यानी कि उनके मना करने की जो कला है उस कला को देखकर नायक उस पर रीजत यानी कि रीझ जाता है, अनुरक्त हो जाता है। खीजत, तो उनके अनुरक्त होने से जो नायिका है वह खीजती यानी कि क्रोधित हो जाती है, और वह नायक पर क्रोध करने लगती है। फिर क्या होता है देखिए, मिलत, इतने पर भी उन दोनों के नेत्र मिल जाते हैं, एक दूसरे से क्या होता है, नेत्र मिल जाते हैं, और खिलत, और वो हंस देते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के प्रति हंसने लगते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करने लगते हैं। और लजियात, इसके पश्चात उनमें लज्जा परिव्याप्त हो जाती है, अथवा इसका अर्थ ये भी ले सकता है कि उन्हें देखकर भवन में बैठे हुआ अन्य जो परिवारजन हैं वो लज्जित हो जाते हैं। भरे भवन में करत है नैनन से बात। इस प्रकार परिजनों से भरे हुए भवन में नायक और नायिका नेत्री नेत्रों में वार्तालाप कर रहे हैं। देखो बच्चों, वीडियो में समझ कम आता है, मैं इस बात को मानती हूँ, फिर भी हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो तुम इनको देख लिया करो और याद इनसे समझने की कोशिश करो। इसके बाद मैं दोबारा पढ़ा दूँगी जब अपने कॉलेज रीओपन होंगे। थैंक यू।